कक्षा 12 भूगोल पार्ट 1 मानव भूगोल, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने आपको मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल की परिभाषाएं और मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में बताया है। मानव भूगोल में मानव से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात मानव ने इस धरती पर जो नया आयाम प्रस्तुत किया है, नई नई जो रचनाएं की है, जिन चीज़ों का निर्माण किया है, वही मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है, वही मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है। जैसे अधिवास, उद्योग धंधे, व्यापार, परिवहन, संचार, सड़कें, बांध, पुल, कृषि, पशुपालन, ये सब चीज़ों का निर्माण या खोज मानव ने किया है। तो मानव भूगोल में उन्हीं बातों का अध्ययन किया जाना है जिसको मानव ने बनाया है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। आज हम पढ़ेंगे मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मानव के प्रकृतिकरण का क्या अर्थ होता है, क्या कहते हैं इसे। जैसा कि आप जानते हैं, मानव अपने प्रारंभिक चरण में जब इसको ज्ञान नहीं था, विज्ञान, साहित्य, कला का विकास नहीं हुआ था, शिक्षा का विकास नहीं हुआ था, तो उस समय जो प्राकृतिक पर्यावरण था, प्राकृतिक जो शक्तियाँ थीं, वो पूर्ण रूप से मानव पर हावी थी। यानी उन्हीं शक्तियों को मानव मानता था और उन्हीं से प्रभावित होकर वो अपना समस्त कार्य करता था, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो। आपने देखा होगा, जिस समय शिक्षा का विकास नहीं हुआ था, मानव का ज्ञान बहुत निचले स्तर पर था, तो उस समय मानव प्रकृति के प्रकोप से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के जल देवता की पूजा करता था, पेड़ पौधों की पूजा करता था, बाढ़ से बचने के लिए पशुओं की बलि देता था। यानी प्रकृति की शक्तियों को वो सर्वोपरि मानता था। तो मानव के प्रकृतिकरण का मतलब होता है कि मनुष्य पर प्रकृति की प्रबलता, यानी प्रकृति की जो पावर थी वो ज़्यादा थी, क्योंकि मानव को ज्ञान ही नहीं था, इसलिए प्रकृति को ही सर्वोपरि मानता था, प्रकृति को ही भगवान मानता था, उससे ही डरता था और इस कारण से उसकी पूजा अर्चना या उपासना करता था। तो मानव के प्रकृतिकरण का अगर हम अर्थ देखें तो हमें मिलेगा कि मानव पर प्रकृति की सत्ता थी, मानव प्रकृति पर हावी थी और उन्हीं प्राकृतिक शक्तियों की मानव पूजा अर्चना करता था। यही मानव का प्रकृतिकरण है। मानव के प्रकृतिकरण का मतलब प्रकृति की सत्ता, प्रकृति की सत्ता प्रबल थी, प्रकृति की सत्ता सर्वोपरि थी, प्रकृति ही मानव के लिए सब कुछ थी। और ये मानव की अज्ञानता के कारण था, क्योंकि मानव को इसका ज्ञान नहीं था। तो अब आइए देखते हैं मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण, ये देखिए, मानव ने जब से पृथ्वी पर जन्म लिया है तब से वह निरंतर भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। भौतिक पर्यावरण क्या है? भौतिक पर्यावरण मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है, जैसे जल है, वायु है, वनस्पतियां हैं, पहाड़ है, मैदान है, घाटी है, नदी है, झील है, ये प्राकृतिक पर्यावरण है, से अन्योन्य क्रिया करता था। अन्योन्य क्रिया का मतलब ये है, अपनी जो ज़रूरत होती थी वो पर्यावरण से ही पूरी होती थी। आज भी पर्यावरण का प्रभाव मानव पर पड़ता है और प्रकृति से प्रभावित होकर ही मानव काम करता है। तो भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता था। मानव प्रौद्योगिकी का विकास करता है। मानव का ज्ञान जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे विज्ञान का विकास हुआ, नई नई खोज हुई, आविष्कार हुआ, अनुसंधान हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी आई। तो मानव का ज्ञान जब बढ़ा तो धीरे धीरे नई तकनीकी जो ज्ञान है उसका विकास हुआ और उसकी सहायता से भौतिक पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करता है। यानी नई तकनीकी के कारण ही मानव ने क्या किया, भौतिक पर्यावरण
के साथ अंतर क्रिया करता है। भौतिक पर्यावरण में जैसे खनिज संसाधन है, लोहा है, पेट्रोल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, अभ्रक मैग्नीज है, पहाड़ है, समुद्र है, तो ये भौतिक पर्यावरण है। इन्हीं से मानव की ज़रूरत पूरी होती है। जैसे समुद्र में उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज कर ली है। अब समुद्री मार्ग की खोज करने के कारण मानव आज दुनिया के किसी भी देश से आसानी से व्यापार करता है। सड़कों का जाल बिछा दिया है, रेल मार्ग बना दिया है, कोयला का पता लगा लिया है, लोहे का पता लगा लिया है, खनिज तेल का पता लगा लिया है। तो मानव की जो आवश्यकता की पूर्ति है वो कैसे हो रही है? प्राकृतिक पर्यावरण से हो रही है। तो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ वो जो है अंतर क्रिया कर रहा है। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में प्रौद्योगिकी निम्न स्तर पर, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि मानव की सभ्यता के प्रारंभ यानी आदिकाल में, प्राचीन काल में मानव को टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था। तो टेक्नोलॉजी या विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी तकनीकी का ज्ञान नहीं था, तो इसलिए मानव बहुत पिछड़ा हुआ था। मानव को किसी प्रकार का ज्ञान था, मानव के पास सुख सुविधा की चीज़ें नहीं थी, मानव की आवश्यकताएं बहुत कम थी और मानवीय क्रियाकलापों पर प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों का अधिक प्रभाव था। यानी प्राचीन काल में जब मानव को ज्ञान नहीं था तो उस समय मानव प्राकृतिक पर्यावरण का जो तत्व था, जो प्राकृतिक पर्यावरण का तत्व था, उसका प्रभाव मानव पर अधिक पड़ता था। यानी वो ठंड से बचने के लिए जो है जो भी उसके पास साधन थे वो उसका उपाय करता था। तो प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसका प्रभाव मानव पर ज़्यादा था, क्योंकि इसके पास, मानव के पास कोई उपाय नहीं था, कोई इसके पास साधन नहीं थे। तो प्राकृतिक पर्यावरण की प्रभाव सबसे ज़्यादा था। प्राकृतिक शक्तियाँ मानवीय क्रियाओं को मार्गदर्शन करती थी। यानी प्राकृतिक शक्तियों के कारण ही मानव का जो कार्य होता था वो प्रभावित होता है। उन्हीं क्रियाओं से प्रभावित होकर मानव काम करता था। मानव प्रकृति की सुनता, उसकी आज्ञा का पालन करता था। देखिए मानव प्रकृति सुनता था क्योंकि प्रकृति की सत्ता ज़्यादा थी, अधिक पावरफुल थी। उसी के हिसाब से वो अपना काम करता था और उसी के हिसाब से अपनी ज़रूरतें पूरा करता था। मानव प्रकृति की प्रचंडता से भयभीत होता था। यानी प्रकृति के जो प्रकोप थे उससे मानव भयभीत होता था, डरते। जैसे बादल गरजते थे तो मानव उससे डर जाता था, भयभीत होता था और डर करके वो क्या करता था, पूजा पाठ करता था। वो सोचता था कि जल देवता की पूजा करेंगे तो बाढ़ नहीं आएगी, और जो बादल गरजते थे बाढ़ आ जाएगी। तो उससे बचने के लिए मानव उन्हीं की पूजा करता था। पेड़ पौधों से इसे ऑक्सीजन मिलती थी, फल मिलता था, इसलिए पेड़ पौधों की पूजा करता था। धरती पर वो रह सकता था, भूमि पर रहता था, उसी पर उसकी ज़रूरत पूरी होती थी, इसलिए पृथ्वी की पूजा करता था। ये आपने पहले पढ़ा होगा कि मानव पहले इन शक्तियों की पूजा पाठ करता था क्योंकि उससे भयभीत होता था, जानता था कि इसी से हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। इस तरह आदि मानव लगभग पूर्णतः प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों पर नियंत्रित था। इस तरह से आप देखेंगे कि प्राचीन काल में मानव प्राकृतिक शक्तियों, जो प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियाँ हैं, उसी पर निर्भर था, उसी से वो नियंत्रित होता था, उसी से उसका अपना जो कार्य उसी के हिसाब से करता था। ऐसी दशाएँ जिसमें आदि मानव की तुलना में पर्यावरण की शक्तियाँ अधिक प्रबल होती हैं उसे पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। यानी जहाँ पर प्राकृतिक शक्तियों की जो है प्राकृतिक शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, प्रबल होती हैं, मजबूत होती हैं, तो वही जो है प्राकृतिक मानव का प्राकृतिकरण कहलाता है। यानी मानव प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर था। यही मानवीय प्राकृतिकरण है, यही पर्यावरणीय निश्चयवाद है। निश्चयवाद का मतलब प्रकृति की जो नियम थे वो निश्चित थे। पर्यावरण निश्चयवाद की दशा को भारत के अनेक देशों में, क्षेत्रों में देखा जा सकता है जहाँ पर आदिवासी निवास करते हैं। आज भी जहाँ भारत के अधिकांश भागों में जहाँ आदिवासी निवास करते हैं, जिनके पास साधन नहीं है, जहाँ मार्ग नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों में आज भी भारत के अधिकांश भागों में लोग निवास करते हैं और बहुत पिछड़े हुए हैं। और आदिम जमाने यानी पहले ज़माने में जैसे लोग रहते थे वैसे ही आज भी जो लोग जीवन यापन करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आज भी ऐसे क्षेत्रों में मानव प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भर है और इस तरह से जीवन यापन कर रहा है। इन क्षेत्रों में मानव सतत पोषण हेतु प्राकृतिक साधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। यानी जैसे पहले प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भर करता था, वैसे ही आज भी मानव की ज़रूरतें जो पूरी होती हो प्राकृतिक शक्तियों संसाधनों पर आज भी जो है निर्भर है। उसका जीवन आज भी वहाँ पर उसी तरह जीवन यापन कर रहा है। ऐसे समाज में पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है।
ऐसे समाज में, यानी जहाँ पर आज इस तरह की कंडीशन है आज भी, वहाँ पर प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानता है। वह दशा जिसमें मानव प्रकृति का अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये देखिए लास्ट में, जहाँ पर प्रकृति का अधिक प्रभाव होता है वही मानव का प्रकृतिकरण कहलाता है। तो मानव का प्रकृतिकरण का मतलब होता है मानव पर प्रकृति की विजय, यानी मानव पर प्रकृति की सत्ता, मानव पर प्रकृति की पावर जहाँ पर ज़्यादा होती है वही मानव का प्रकृतिकरण कहलाता है। मानव का प्रकृतिकरण तब होता है जब मानव शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान से बहुत दूर रहता है। जब तक इसका विकास नहीं हुआ था तब तक मानव प्रकृति की सत्ता को मानता था, लेकिन आज मानव के अपने ज्ञान के बल पर विभिन्न क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से आविष्कार किया है, विज्ञान का आविष्कार हुआ है, खोज हुई है, नई नई चीज़ें हुई है। तो मानव के सामने आज बहुत सारी सुख सुविधा की चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें आज प्रकृति से मानव ने हासिल कर लिया है। तो मानव के पास आज जो है ना तो साधनों की कमी है, ना सुख सुविधा की कमी है, सारी चीज़ें प्रकृति से मानव प्राप्त कर लिया है। तो अब के समय में हम कह सकते हैं मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं किया है। तो ये जो कंडीशन है आज की है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में जब मानव ने इन चीज़ों का विकास नहीं किया था, जब शिक्षा का विकास नहीं हुआ था, तो प्रकृति की शक्ति ही उसके लिए सर्वोपरि थी। तो जहाँ प्रकृति की शक्ति सर्वोपरि होती है, प्रकृति की पावर जो है प्रभावशाली ज़्यादा होती है, वही मानव का प्रकृतिकरण कहलाता है। मैं समझता हूँ ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, और ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगली वीडियो में इसके आगे का जो भाग है वो आपको बताया जाएगा। थैंक यू।